जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम फिर से लेकर के आए हैं नया क्लास 10 जो खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के बनाया गया है। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में अर्थात इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्याय 3। चूँकि अध्याय 3 के अंतर्गत क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही बड़ा है तो इसमें हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जिला मंच को देखा था, उसके बाद दूसरे पार्ट में अर्थात क्लास 9 में हमने देखा जो राज्य आयोग मंच है उसके बारे में। और हमारा आज का क्लास 10 है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आयोग मंच के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम धारा 20 से देखेंगे चूंकि धारा 20 जो कहता है राष्ट्रीय आयोग की बनावट इसकी संरचना। चूंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे चीज़ जो है सिमिलर होंगे हमारे जो राज्य आयोग मंच है और जिला मंच है उसके अनुसार। ठीक है, जैसे इसके बनावट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों जो है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उसमें कौन था, उच्च न्यायालय था। और अगर हम लोग जिला मंच में देखें तो उसमें दोस्तों कलेक्टर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय अर्थात जो है दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है उच्चतम न्यायालय आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो है न्यायाधीश या फिर रह चुका हो वो इसका जो है अध्यक्ष होगा। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत नियुक्त केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह के अलावा नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके साथ भी उसमें एक और कंडीशन बताया गया है, जैसे 4 से कम नहीं होंगे और सदस्यों की जो संख्या है अधिक नहीं होगी, जैसे कि निर्धारित किया जाए उसमें से एक महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें कितना अनिवार्य है दोस्तों, एक महिला होना अनिवार्य है। और इन सदस्यों की जो योग्यता है क्या होनी चाहिए ये भी बताया गया है, किसके अनुसार जो है दोस्तों 19 ख में बताया गया है। देखिए सॉरी धारा 20 ख में बताया गया है। धारा 20 पढ़ रहे हैं हम लोग तो धारा क में क्या बताया गया है, उसकी नियुक्ति मतलब अध्यक्ष कौन होगा उसके बारे में। धारा 20 ख में बताया गया है उनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, तो उनकी जो योग्यता है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष से होना चाहिए या 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ विश्वविद्यालय या स्नातक की डिग्री उनको पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो अयोग्यता, अखंडता, अटलता आधारित जो व्यक्ति है, महिला है हो एवं साथ ही साथ व्यावसायिक विधि, वाणिज्य, लेखांकन जो उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र, इन सब में क्या हो उनको पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों 50% का न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाला व्यक्ति इसमें होना चाहिए। और स्पष्टीकरण के रूप में भी बताया गया है कि न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाला व्यक्ति अर्थात जो ऐसे क्षेत्र जो न्याय के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष की अवधि का अनुभव हो वो इसमें जो है सदस्य बनने की योग्य हो रखता है। ठीक है, तो इतनी सब जानकारी है दोस्तों जो योग्यता रखता हो। और इसमें बताया गया है कि जो योग्यता नहीं रखता हो, जिसको अयोग्य घोषित किया गया हो, मतलब वो जो व्यक्ति इसमें ना बनने के लायक है उसके बारे में भी बताया गया है कि जो जेल की सज़ा काट चुका हो वो तो बिल्कुल भी नहीं बन सकेगा। जो अयोग्य है, अघोषित दिवालिया है अर्थात जो भगोड़ा है उसको जो है पूरी तरीके से इसमें जो है अयोग्य घोषित किया गया है। जो सक्षम घोषित है, दिमाग से कहीं ना कहीं पागल है, उनको जो है दोस्तों अयोग्य होंगे। साथ ही साथ सरकार अथवा नियंत्रण द्वारा नियत निकाय सरकारी में की मतलब उन जिनको सस्पेंड कर दिया गया है वो भी इसके सदस्य नहीं बन सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा राय में वित्तीय या अन्य हित रखता हो, मतलब किसी न कहीं और भी हित रखता हो, उनके कार्यों में इसके प्रतिकूल इनका प्रभावित करता हो तो इनको भी अयोग्य रखा जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो अयोग्यता है उनको भी रखता हो। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी इसमें और भी बातें बताई गई है, जैसे एक व्यक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताए गए उच्चतम न्यायालय मतलब कहीं ना कहीं सिफारिश के बारे में बात कही गई है। मैंने बताया था जिला मंच में भी सिफारिश होगा और साथ ही साथ राज्य आयोग में भी सिफारिश होगा और जिला आयोग मतलब जिला मंच में भी जो है कहीं ना कहीं सिफारिश की बात कही गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताए गए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है जो चेयरमैन, तो ये सिफारिश है। और साथ ही साथ भारत सरकार में कानून कार्यों के विभाग का जो सचिव सदस्य है वो, और साथ ही साथ भारत सरकार के उपभोक्ता कार्यों के साथ करने वाला विभाग का सचिव सदस्य। ठीक है, और इसमें और भी कुछ पॉइंट बताया गया है, जैसे राष्ट्रीय आयोग का जो क्षेत्राधिकार है, शक्ति है, इन सब के बारे में न्यायपीठों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
एक अथवा अन्य सदस्यों के साथ जैसा कि अध्यक्ष उपयुक्त समझता है, अध्यक्ष द्वारा एक न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है। उसी तरीके से पॉइंट बताया गया है कि यदि किसी बिंदु पर न्यायपीठ के सदस्यों की राय भिन्न हो, बहुत के मतलब बहुमत के आधार पर, कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, मत दिया जाएगा उन सदस्यों के द्वारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुमत के आधार पर निश्चित किए जाए कि बहुमत है। लेकिन यदि सदस्य जो है बराबर बराबर बांटे गए हैं तो बिंदु अथवा बिंदुओं को वर्णित करेंगे जिन पर वे भिन्न हैं। ठीक है, अध्यक्ष के संदर्भ को कहेंगे जो या बिंदु अथवा बिंदुओं को सुनेगा, अथवा एक या एक से अधिक सदस्य जो है सुनने के लिए इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें बहुमत को लेकर के इसमें बात कही गई है। और साथ ही साथ अगर इसमें हम लोग बात करें कि इस वेतन भत्ते की, तो कहीं ना कहीं जो है राज्य आयोग के सदस्यों की जो सेवा है अन्य शर्तों एवं निगम अथवा भुगतान योग्य वेतन अथवा मेहनताना जो अथवा है अन्य भत्ते होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब इसमें जो पैसा है, पेमेंट पानी जो है वो केंद्र नहीं देगा, कौन देगा, बल्कि राज्य देगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य जो है 5 साल के लिए होगा और अथवा 70 वर्ष की उम्र तक जो है रह सकेगा। हमने जो पढ़ा था जिला मंच, जिला मंच में दोस्तों वो था 65 वर्ष की उम्र, और साथ ही साथ हमने देखा था राज्य आयोग मंच जो जिसमें था 67 वर्ष की उम्र, और हमने अभी देखा राष्ट्रीय आयोग जिसके लिए उम्र जो है 70 वर्ष रखा गया है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ करके तुलना करके याद रखिए। ठीक है, तो ये हम धारा 20 पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवधि के बारे में बताया गया है। जो 70 साल की उम्र तक जो है पुनः नियुक्ति हो पाएगा अगर उसका पद जो है सामने वाला का खाली हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है पूरी तरीके से प्रतिनियुक्ति इसमें जो है की जा सकेगी। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार, तो राष्ट्रीय जो आयोग है उसका क्या क्या क्षेत्राधिकार है, तो जैसे कि बताया गया है कि ग्रहण करने का अधिकार, जब राज्य आयोग से जब केस जब ऊपर आ जाता है तो राष्ट्रीय आयोग को सुनने का अधिकार है। लेकिन उसमें जो कुछ है, जैसे जैसे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा वाला मामला है तभी वो जो है राष्ट्रीय आयोग जो है उसमें अपना हस्तक्षेप करता है। अगर कोई जिला में है या फिर कोई राज्य में है और उसमें का जो मामला है वो सीधा 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है राष्ट्रीय आयोग के डायरेक्ट क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से किसी राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध कोई अपील है तो सीधा वो राष्ट्रीय आयोग को जाएगा। उसी तरीके से रिकॉर्ड के मामले में भी इसमें अब बताया गया है। ठीक है, तो इसमें और भी बताया गया है जैसे राष्ट्रीय आयोगों को लागू शक्तियां और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जिला मंच में जो आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है, जो कि क्या है धारा 12 में दिया गया है, और उसमें सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो जो धारा 13 में दिया गया है, और उसमें छानबीन करने का जो निर्देश जो दिया गया है वो धारा 14 में दिया गया है। सेम वही प्रक्रिया जो है इसमें भी अपनाई गई है, किसमें, जो है धारा 22 में, चूंकि जो है राष्ट्रीय आयोग में लागू शक्तियाँ एवं प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जिला मंच में भी बताया है, राज्य आयोग मंच में भी बताया, और वही जो है इसमें राष्ट्रीय आयोग में भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे 22 का है, तो 22 का इसमें क्या बोल रहा है कि एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति, जैसे ही क्या हुआ, जब विपरीत पक्षकार अथवा शिकायतकर्ता जो भी मामला हो के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी किया जाता है, ना तो हित में उस आदेश को अपास्त करने के लिए पीड़ित पक्षकार आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है। तो इस समय जो है अपास्त करने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय आयोग को है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है धारा 22 का, जिसमें मामलों का स्थानांतरण, जैसे क्या हो गया, शिकायतकर्ता के आवेदन पर अथवा उसके स्वयं के समावेदन पर राष्ट्रीय आयोग कार्यवाही के किसी भी स्तर पर न्याय के हित में एक राज्य के जिला मंच के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को अन्य राज्य के जिला मंच में जो है राज्य आयोग के अन्य राज्य आयोग के समक्ष जो है स्थानांतरित कर सकता है। तो स्थानांतरण करने का अधिकार हमने राज्य आयोग में भी पढ़ा था। ठीक है, उसी तरीके से उसमें हमने भी ये भी पढ़ा था कि सर्किट न्यायपीठें क्या होती है। तो राष्ट्रीय यह जो आयोग है वो साधारणतः नई दिल्ली में कार्य करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ गया तो अपना जो कार्य क्षेत्र है बदलने के लिए जो है राजपत्र में जारी करके अधिसूचना जारी करके बदल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है इसमें बताया है रिक्त स्थान, मतलब अध्यक्ष के कार्य के समय रिक्त स्थान हो जाती है तो उस समय जो है क्या किया जाएगा। तो देखिए इसमें बताया गया धारा 22 घ में, जब जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो
कार्य में अनुपस्थिति के कारण अन्य प्रकार के अथवा ऐसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो पद की जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हो या फिर कारण हो, रिक्त स्थान हो या फिर जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी मामला हो उसमें वरिष्ठ सदस्य द्वारा जो है इन सब की जिम्मेदारियां जो है निभाई जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इनमें वरिष्ठ जो अधिकारी होगा वो इनके सामने आएगा और अपना उसी का कार्यभार अपना संभालेगा। परंतु यह जो है, जबकि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है, राष्ट्रीय आयोग का सदस्य होता है, वह सदस्य अथवा जहां उन सदस्यों की जो संख्या है एक से अधिक होती है, उन सदस्यों में वरिष्ठ व्यक्ति ऐसे आयोग की अध्यक्षता अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष करता है। मतलब कहीं ना कहीं जो राज्य आयोग है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कर सकता है, अगर सामने वाला जो है रिक्त हो तब ऐसी स्थिति में। और लास्ट हम देख लेते हैं, इसमें अपील की बात कही गई है। अगर जो है कहीं ना कहीं हमने अपील किसमें पढ़ा है दोस्तों? धारा 15 में भी पढ़ा है, जिसमें राज्य जो है जिला मंच में अगर उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं मिल पाता है आदेश का, मतलब उनकी जो है सुनवाई का, तो वो क्या करता है? आयोग में जाता है। किसमें? राज्य आयोग में। और राज्य आयोग में भी वहाँ अपील कर सकता है, तो कहाँ आता है? राष्ट्रीय आयोग में आता है। अब राष्ट्रीय आयोग में भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसमें भी ये भी बताया गया है कि परंतु इसमें 30 दिनों के भीतर की अवधि के पश्चात जो है उच्चतम न्यायालय अपील पर कार्य कर सकता है, यदि यह संतुष्ट होता है कि उस अवधि के भीतर उन्हें दाखिला नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कहीं तो देखिए, पहले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अपीलें फिर से किया जा सकता है, ठीक है। तो उनके बाद जो है रीज़न क्या होना चाहिए कि जो 50% की राशि अगर उन पर जुर्माना लगाया गया है, तो 50% की राशि वो जमा कर सकता है, या फिर 50,000 रुपये जो है उनको जमा करना होगा। इन दोनों में अगर सामने वाला कैंडिडेट या फिर सामने वाला जो है अपील करने वाला, अगर उनमें से दोनों में से किसी एक को पेड कर देता है, तभी वो आगे इस स्थिति में जो है उच्च न्यायालय में जो है अपना जो है अपील कर सकता है। कहीं ना कहीं ये जो है दोस्तों कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी कब करना है? 30 दिन के भीतर करना है। हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है? 50% या फिर मतलब जिला मंच की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50% और साथ ही साथ 25 या फिर 25,000 रुपये। और हमने राज्य में देखा था, तो राज्य में क्या था? 50% या फिर जो है दोस्तों 35,000 रुपये। और हमने देखा राष्ट्रीय आयोग में 50% या फिर 50,000 रुपये की रकम, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो बताया गया है पूरी जानकारी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों आदेशों की अंतिमता, तो जिसमें जिला अगर जो उपभोक्ता है उस जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक जो है आदेश अंतरिम होगा, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो है उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील जो है प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। तो इनके बारे में किसमें बताया गया है? धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें आदेशों की अंतिमता के बारे में बताया गया है। भाई आपने क्या किया? आप स्टार्टिंग में जो है जिला मंच में गए, जिला मंच से कहाँ गए? राज्य आयोग में गए, राज्य आयोग से कहाँ गए दोस्तों? आप जो है राष्ट्रीय आयोग में गए, राष्ट्रीय आयोग से कहाँ गए? आप उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय चले गए। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी ही पड़ेगी। वहीं पास जो है आपका पूरा केस जो है खत्म हो जाएगा, जिसे आदेशों की अंतिमता के नाम से धारा 24 में जो है वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से थी दोस्तों ये जानकारी, और हमने पूरे चरणों को हमने देखा। आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इन पर भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों, जिसमें हमने हमारा जो अध्याय 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें जो है दोस्तों जानकारी और भी बाकी है, कुछ धाराएं हैं जो आपको याद करना होगा। उसके बाद हमारा लास्ट अध्याय बचता है, अध्याय 4 जो है विविध से रिलेटेड है। तो लगभग उसमें 1 से 2 क्लासेस में जाएगा, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करके अपना कमेंट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करके अच्छे अच्छे PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर www.abhyasgk.com विजिट करके अच्छे अच्छे पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।